हेलो बच्चों, मैं अमीर अहमद आज आपके सामने लेवलिंग के एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप इसको ध्यान से सुनें और इसको अच्छी तरीके से याद करें और अब ध्यान से पढ़ें ताकि आपकी अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारियां हो सकें। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसका मतलब है द डाटम अडॉप्टेड फॉर इंडिया इज द। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि डाटम जो होता है, जो कि इसने कहा है द डाटम अडॉप्टेड, वो सरफेस जो इंडिया के लिए लेवल करने के लिए अडॉप्ट किया गया। फिर से क्वेश्चन, द डाटम अडॉप्टेड फॉर इंडिया इज द, कौन सा है? तो इसने ऑप्शन में दिया है बेटा। और कल मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले हमने जो डाटम लिया था वो कराची के समुद्र को लिया था, लेकिन उसके बाद में जब डिवाइडेशन हो गया तो अब हम बॉम्बे के समुद्र को लेते हैं। लिहाजा इसी चीज को मालूम कर रहा है कि इंडिया में जो डाटम अडॉप्ट किया गया है वो कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है मीन सी लेवल एट चेन्नई, चेन्नई का मीन सी लेवल। दूसरा दिया है मीन सी लेवल एट मुंबई, मुंबई का मीन सी लेवल। तीसरा दिया हुआ है मीन सी लेवल एट कराची। चूंकि इसमें कराची का लफ्ज ऑप्शन में दिया हुआ है, लिहाजा इसका ऑप्शन यही सही होगा। अगर कराची ना होता, इसमें बॉम्बे के बाद दिल्ली होता, तो फिर हम बॉम्बे को टिक कर देते। ठीक है, क्यों हमने इसे कराची किया कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है साहब, तो डाटम इंडिया का कौन सा है, कौन सा अडॉप्ट किया जाता है लेवल करने के लिए? मीन सी लेवल एट कराची। ओके, चलिए अगला, द बीएम एस्टैब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया इज नोन एज। मैंने कल आपको बताया था कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो बेंचमार्क पूरे हिंदुस्तान में स्थापित किए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं साहब? ऑप्शन में दिया है परमानेंट बेंचमार्क कहते हैं, बी दिया है जीटीएस बेंचमार्क कहते हैं, सी दिया है आर्बिट्रेरी बेंचमार्क कहते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था जीटीएस द्वारा जो स्थापित बेंचमार्क हैं सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, वो जीटीएस कहलाते हैं। लिहाजा इसका ऑप्शन बी सही है, जो कि जीटीएस बीएम। तीसरा है द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर इज कंसिडर्ड टू बी, यानी एक तालाब का शांत पानी, उसका जो ऊपरी सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लेवल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल कहते हैं, या स्मूथ कहते हैं। तो उसको कहा जाता है लेवल सरफेस, लेवल कहते हैं। लेवल इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद में अब चौथा नंबर है द सरफेस टेंजेंशियल टू ए लेवल सरफेस टू इज सेड टू बी वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्राउंड सरफेस। इसने कहा है, दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, द सरफेस टेंजेंशियल। कल मैंने आपको बताया था फिगर बना करके कि लेवल सरफेस के ऊपर जो टेंजेंशियल सरफेस होता है, जिसको हम क्या स्पर्श रेखा कहते हैं, तो वो वाला लेवल कहलाता है हॉरिजॉन्टल लेवल। लिहाजा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस या ग्राउंड सरफेस, तो वो कहलाएगा बेटा हॉरिजॉन्टल सरफेस। कौन सा? जो कि लेवल सरफेस पे टेंजेंशियल होता है। ठीक है साहब, अगला, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप शुड बी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिक वो है, और कल मैंने आपको बताया था और ये फिगर आपको बना करके बताई थी टेलीस्कोप की, कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव ग्लास और ये हमारा आई ग्लास या आई पीस बताया था साहब आपको। और ये बताया था कि इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाने वाली रेखा का नाम बताया था मैंने लाइन ऑफ कॉलिमेशन। और एक जगह बाद में जाकर के जब एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप की बात आई थी तब भी मैंने यही बताया था कि यही होती। तो ये इमेजिनरी लाइन है जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी है और एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप भी है। तो इसने मालूम किया है कि द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप दोनों के बारे में कहा है शुड बी, क्या होनी चाहिए? एक दूसरे से कॉन्साइड हो, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में दोनों पैरेलल हो। तीसरा है परपेंडिकुलर हो। देखिए परपेंडिकुलर तो है नहीं है। अब पैरेलल की बात अगर हम ये कहें कि जो लाइन ये है वही एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप है, तो बेटा पैरेलल के लिए भी ये कंडीशंस हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल जब भी होगी जब दोनों लाइनों के बीच में कुछ न कुछ डिफरेंस होगा समान। ठीक है, तो अगर ये लाइन यहां ना होकर के थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे होती तो पैरेलल होती।
लेकिन जहां से ये पास हो रही है वहीं से वो पास हो रही है, लिहाजा ये एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही है, एक ही में दूसरी घुसी हुई है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा कॉन्साइड, ए का। उसके बाद है छठा, द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोपिक लेवलिंग स्टाफ। इससे पहले अभी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेलीस्कोपिक स्टाफ जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। इन्होंने दिया है 3.5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो इसकी लंबाई होती है बेटा हमारी टेलीस्कोपिक की 4 मीटर। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। चलिए आगे चलिए। सातवां, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोमेंट बिटवीन द क्रॉस हेयर एंड स्टाफ रीडिंग, तब उसे हम कहते हैं, देखिए अभी मैंने इससे पहला जो लेक्चर लिया था उसमें एक लफ्ज बोला था पैरालेक्स, यानी क्या कहते हैं उसे, पैरालेक्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, पैरालेक्स का निलंबन। तो पैरालेक्स का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को दिखाई दें तो उसमें हमें एक अभी कुछ दिखाई दे रहा, अभी कुछ दिखाई दे, ठीक है, लंबन कहते हैं, लंबन। तो लंबन का निराकरण, तो इस पर है सवाल ये, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोमेंट, एक कोई रिलेटिव मोमेंट हो क्या, बिटवीन द क्रॉस हेयर एंड द स्टाफ रीडिंग, क्रॉस हेयर और स्टाफ रीडिंग के बीच में एक मोमेंट हो कि कभी अभी कुछ दिखाई दे रहा, कभी कुछ दिखाई दे रहा, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसने आंसर दिया है पैरालेक्स कहते हैं, कोलिमिनेशन एरर कहते हैं, रिफ्रैक्शन एरर कहते हैं। तो जाहिर है उसे हम कहते हैं पैरालेक्स। पैरालेक्स का मतलब है कि रीडिंग हमें स्टाफ पर एक न दिखाई दे करके कुछ उसमें प्लस माइनस दिखाई दे, कभी कुछ कभी कुछ, तो वो पैरालेक्स होता है। चलिए नेक्स्ट है, द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। फिर वही बात आ गई कि एक स्टाफ रीडिंग जो किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रख करके मशीन द्वारा पढ़ी गई है उसे हम कहते हैं क्या, फोरसाइड रीडिंग, बैकसाइड रीडिंग, इंटरसाइड रीडिंग। तो अभी मैं आपको इससे पिछले चैप्टर में बताया था और उससे भी पहले बताया था कि वो बैक साइड कहलाती है। बैक साइड वो पहला पाठ्यांक है जो किसी ज्ञात उच्चता के बिंदु पर स्टाफ रख करके पढ़ा गया है, लिहाजा इसका आंसर हो गया था बैक साइड रीडिंग यानी बी। तीसरा है, द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप इज फोकस्ड बाय मूविंग। मैंने आपको बताया दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, इंटरनल फोकसिंग, एक्सटर्नल फोकसिंग। तो जब इंटरनल फोकसिंग की कंडीशन में हम फोकसिंग स्क्रू को चलाते हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो लेंसेज होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, लिहाजा उसके अंदर इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के अंदर फोकस होता है बाय मूविंग, चलने पर किसके, कॉन्वेक्स लेंस के, डबल कॉन्वेक्स लेंस के और या प्लेनो कॉन्वेक्स के। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, वो आगे पीछे होते हैं और हमारी आंख की फोकल लेंथ पर आकर के फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि हमें उसका क्या नाम पाठ्यांक शुद्ध दिखाई देने लगता है, लिहाजा इसका आंसर होगा हमारा आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस यानी बी। चलिए 10वां, अरिथमेटिक चेक वी कैन इंश्योर द एक्यूरेसी। अभी मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि अरिथमेटिकल चेक जो है वो क्या सुनिश्चित करता है, मतलब ऑप्शन में है वो सुनिश्चित करता है फील्ड वर्क, कैलकुलेशन, बोथ फील्ड वर्क एंड कैलकुलेशन। इसका मतलब है कि वो सुनिश्चित करता है कि हमारी कैलकुलेशन सही है, लिहाजा इसका ऑप्शन भी बी सही है। 10वां सवाल, ये अरिथमेटिक चेक वी कैन इंश्योर द एक्यूरेसी। तो इसका कैलकुलेशन आंसर सही है, यानी हम यह सुनिश्चित करता है कि हमारे द्वारा की गई सारी कैलकुलेशन सही है यदि हमारा अरिथमेटिक चेक सही आ जाता है, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद में द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग टू डिटरमिन द एलिवेशन बिटवीन द टू पॉइंट इज नोन। दो बिंदुओं के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए उस लेवलिंग को हम क्या कहते हैं। आंसर में दिया है सिंपल लेवलिंग, फिलाई लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग। तो मैंने जब पढ़ाया था बताया था दो बिंदुओं के बीच में डिफरेंस ज्ञात करने के लिए लेवलिंग को कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग, यानी इसका सी जो है ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट है साहब 12 नंबर क्वेश्चन, द बीएम फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द डेज वर्क इज कॉल्ड। इसका मतलब यह है कि सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया, काम करने के बाद 4-5 किलोमीटर आपने काम किया, अब आप कल जब आएंगे तो उस बिंदु से शुरू करेंगे जहां आज समाप्त कर रहे हैं, लिहाजा वहां पर एक बिंदु फिक्स करके जाएंगे बीएम अपनी तरफ से। तो वो जो बीएम आप फिक्स करेंगे वो क्या कहलाएगा। आंसर में दिया है परमानेंट बीएम,
आर्बिट्रेरी बीएम, टेम्परेरी बीएम, तो वो कहलाएगा जो हम कार्य करने के लिए अपने आप हमने सुनिश्चित कर लिया है, वो कहलाएगा साहब टेम्परेरी बीएम। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट टू एट द एंड ऑफ द डेज वर्क। यानी एक बिंदु से हमने काम शुरू किया और लास्ट तक गए और उसके बाद वहां से फिर वापस हम अपने प्रथम बिंदु पे आए, तो ये वाली लेवलिंग क्या कहलाती है? जब मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेवलिंग बताया था तो उसमें एक चेक लेवलिंग में बताया था। इसका मतलब एक ऐसी लेवलिंग जिसमें एक बिंदु से शुरू होकर के हम अंतिम बिंदु तक जाएं और अंतिम बिंदु से फिर वापस अपने बिंदु पर, स्टार्टिंग बिंदु पर आए, जो कि हमारी ज्ञात उस्ता का बिंदु है, तो ये लेवलिंग कहलाएगी चेक लेवलिंग। इसका मतलब ये है, इसमें हमारा जो है आपका कौन सा सवाल, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग, तो ये ए बिंदु, ए ऑप्शन सही है जिसमें कि चेक लेवलिंग है। चलिए 14 नंबर, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग अक्रॉस एनी रिवर। फिर देखिए उसी का सवाल है कि किसी रिवर के आर पार लेवलिंग करने के लिए, ये भी वही है डिफरेंट टाइप ऑफ लेवलिंग। तो मैंने आपको बताया था कि लेवलिंग मशीन से किसी रिवर के आर पार लेवलिंग करने के लिए जो लेवलिंग है उसका नाम है रेसिप्रोकल लेवलिंग। लिहाजा इसमें ऑप्शन है आपका प्रोफाइल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, कंपाउंड लेवलिंग। तो इसमें आंसर बी सही है जो कि रेसिप्रोकल लेवलिंग है। 15 नंबर, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम एनी बीएम टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज नोन एज। यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए हम किसी स्टार्टिंग बिंदु से बीएम से काम शुरू करें और करते चले जाएं, आगे तक वापस ना आए, तो वाली लेवलिंग कहलाती है बेटा फिलाई लेवलिंग। ऑप्शन में है लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, फिलाई लेवलिंग, कंटिन्यूअस लेवलिंग, तो वो लेवलिंग कहलाती है बेटा फिलाई लेवलिंग। उसके बाद है द एलिमिनेट कॉलिमेशन एरर। कॉलिमेशन एरर को एलिमिनेट करने के लिए द लेवलिंग स्टाफ मस्ट बी प्लेस्ड। देखिए इसका मतलब आप ये समझिए कि कॉलिमेशन एरर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, अगर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो सवाल ये कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग, नहीं, द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम द टू एलिमिनेट, 16 नंबर सवाल है, टू एलिमिनेट कॉलिमेशन एरर द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी प्लेस्ड। मतलब दो बिंदु हैं और हमें इसमें कौन सी एरर रिमूव करनी है? कॉलिमेशन एरर। तो देखिए इसको दोनों के लगभग बीच में स्थापित करिए ताकि दोनों की डिस्टेंस बराबर हो। तो होगा क्या कि इससे अगर एक स्टाफ यहाँ रखें, एक स्टाफ यहाँ रखें, तो देखिए यहाँ से निकलने वाली जितनी भी ये रेज है, मैंने आपको बताया था कि ये शेप ले लेती हैं किसका? जमीन का। तो यहाँ से निकलने वाली रेज जो है वो जा करके पड़ेगी थोड़ा सा नीचे। सिमिलरली यहाँ से भी ये इधर पड़ेगी। इसका मतलब ये कि दोनों तरफ बैलेंस हो रही है। कौन सी एरर? तो अगर हमें लेवलिंग में कॉलिमेशन एरर को एलिमिनेट करना है तो हम इंस्ट्रूमेंट को ऐसी जगह रखें जो लगभग डिस्टेंस दोनों बराबर हो, तो एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ हमारा निगेटिव हो जाएगी और ये बैलेंस हो जाएगा, एरर बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये है नियर द to eliminate the collimation error the leveling staff instrument must be near the back side, near the fore side, exactly midway। तो ये exactly midway है, इसका ऑप्शन 17 सी सही है। 17 नंबर, द लास्ट स्टाफ रीडिंग, अंतिम स्टाफ रीडिंग फ्रॉम एनी लेवलिंग स्टेशन टू द लेवलिंग स्टाफ इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था प्रथम रीडिंग कहलाती है बैक साइड, अंतिम रीडिंग क्या कहलाती है बेटा? फोर साइड। तो इसका ऑप्शन है फोर साइड, बैक साइड, इंटर साइड, फोर बेरिंग। जाहिर है इसका ऑप्शन सही होगा फोर साइड। चलिए 18वां, द डायाफ्राम इज फिटेड। एक चीज होती है साहब डायाफ्राम, वो काहे के अंदर फिट होती है? जो हमारा आई पीस होता है एट द, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, एट द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के सेंटर में, इन फ्रंट ऑफ द आई पीस के सामने, और इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास। तो ऑब्जेक्टिव ग्लास के सामने भी नहीं होता,
सेंटर में भी टेलीस्कोप के नहीं होता, ये आई पीस जहां होता है उसके सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ आई पीस। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। 19 नंबर है द टेंजेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब इज नॉन एज। देखिए कल मैंने आप जब पिछला चैप्टर लिया था तो उसमें आपको बताया था एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, और आपको ये बताया था कि ये टेंजेंशियल होती है। तो इसने ऑप्शन में दिया है, और क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं, द टेंजेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस, द टेंजेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब इज नेम। लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस के जो टेंजेंशियल या टेंजेंट लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, सेंट्रल लाइन ऑफ द बबल ट्यूब, प्रोफाइल ऑफ द बबल ट्यूब। तो मैं आपको बताया था उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है बेटा 20, द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इज डायरेक्ट रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द बबल, रेडियस ऑफ द कर्वेचर और क्रॉस सेक्शन ऑफ द बबल। तो इसका जो है देखिए जो इसके अंदर बबल होता है उसकी लेंथ जो है किसी कारणवश बढ़ जाती है तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो डायरेक्ट रिलेशन है इसका लेंथ ऑफ द बबल ट्यूब, लेंथ ऑफ द बबल ट्यूब, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बबल ट्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से जो बबल की लंबाई होती है उस पर ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से बेटा ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, और इसके बाद मैं अगले फिर और कोशिश करूंगा आपको एमसीक्यूज देने की। इन पर आप एक्सरसाइज करें, इन्हें पढ़ें, और ज़्यादा पढ़ने के लिए आप फिर मैं वही कहूँगा कि मेरी किताब को कंसल्ट करें, और किताब से आपको डिटेल में सारी चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में हम इतना ही बता सकते हैं, और इतनी देर में इतना ही बताया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक।